डिटर्मिनेशन ऑफ के, यानी कि जो के है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, उसकी वैल्यू हम लोग कैसे डिफाइन पता लगाते हैं। तो देखो जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट्स हमें करना होगा, फिर हमें पता चलेगा के की वैल्यू क्या है सॉइल सैंपल पे। तो पहला मेथड जो होता है वो होता है लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है फील्ड मेथड, और तीसरा मेथड जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट मेथड। ये दोनों मेथड जो हैं ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, और ये जो है ये थ्योरेटिकल मेथड है। लेबोरेटरी मेथड में आपका आ जाता है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी, परमेबिलिटी टेस्ट, तो मैं पीटी लिख रहा हूँ परमेबिलिटी टेस्ट का। दूसरा जो टेस्ट है वो होता है वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। फील्ड मेथड में आपका आ जाता है पंपिंग इन टेस्ट और पंपिंग आउट टेस्ट। ये इनडायरेक्ट मेथड में बेसिकली थ्योरेटिकल है, तो इसमें बहुत से चीज़ों का यूज़ आता है, जैसे पार्टिकल साइज हो गया, फिर आपका पार्टिकल साइज से आप इसको निकाल सकते हैं, फिर आपका कंसोलिडेशन का डेटा है उससे पता कर सकते हैं कंसोलिडेशन का, कि कंसोलिडेशन हो रहा है तो उससे भी के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला हो गया। एक और मेथड आता है, वो आता है कैपिलैरिटी, मतलब एक और टेस्ट है, मेथड है कैपिलैरिटी परमेबिलिटी टेस्ट। ये जो होता है ये आपका पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए होता है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके सारे टेस्ट के बारे में जानते हैं, क्योंकि सब टेस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो लेबोरेटरी टेस्ट है, फिर उसके बाद जो हमारा कैपिलैरिटी परमेबिलिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरेटिकल भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो फील्ड वाला टेस्ट है ये कम इंपॉर्टेंट तो नहीं, इसमें जैसे जो पंपिंग इन टेस्ट है वो कम इंपॉर्टेंट है, पंपिंग आउट जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ये वाला टेस्ट आपको हर जगह दिखेगा। जब हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे या ग्राउंड वाटर पढ़ेंगे उन सब में पंपिंग आउट टेस्ट का यूज़ आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेबोरेटरी मेथड में आते हैं, और सबसे पहला जो हम टेस्ट देखते हैं वो हम लोग देखते हैं कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी में क्या होता है कि वैसा सॉइल जो कि ज़्यादा परमिएबल होता है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा अगर आपकी परमिएबल सॉइल है, मोर परमिएबल सॉइल, तो उस केस में हम लोग कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी का टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोर्स सॉइल होता है उस केस में हम लोग कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी का यूज़ करेंगे। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं परमियामीटर। ठीक है, वेरिएबल हेड के केस में भी यही वाला यूज़ होता है। तो ये एपरेटस इसका कैसे रहता है उससे को देखो, तो नाम से ही पता चला है कांस्टेंट हेड, यानी कि हमें हेड को कांस्टेंट रखना है। तो इस तरीके से हमारा ये रहेगा, एक कंटेनर मान लो, और ये हमारा एक पाइप ऐसे जाएगा, ऐसे गया, यहाँ पे ये पाइप से फिर वाटर जो है इसमें जाएगा, मतलब ये वाटर का हम एंट्री अब करा रहे हैं सॉइल में, इसमें बस ये वाटर लेवल है। और चूंकि हेड को हमें कांस्टेंट रखना है तो ये वाटर लेवल जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग एक्सटर्नल वाटर सप्लाई यहाँ से देते रहेंगे। क्यों देते रहेंगे? क्योंकि हमें वाटर का हेड हमेशा कांस्टेंट रखना है, यानी कि ये जो लेवल है ये लेवल हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से वाटर ऐसे जाएगा बहते हुए, और यहाँ पे हमारा रहेगा सॉइल सैंपल इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या होंगे बेसिकली पोरस स्टोन होंगे, पोरस डिस्क होंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी आपका एक पोरस डिस्क होगा। ठीक है, वाटर जो है इसमें जाएगा, ये हमारा होगा सॉइल सैंपल जिसकी हमें परमेबिलिटी नापनी है। फिर यहाँ से फिर क्या होगा, ऐसे करके पाइप रहेगा जो कि वाटर बाहर को निकालेगा, मतलब वाटर यहाँ से अंदर आया और फिर वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो यहाँ पे फिर हम लोग का इस तरीके से एक कंटेनर और रहेगा जो कि पूरा भरा हुआ रहेगा। कंटेनर क्या होगा, पूरा भरा हुआ रहेगा, यानी कि फुल्ली फिल्ड। क्यों फुल्ली फिल्ड रहेगा? क्योंकि कोई भी वाटर जो यहाँ से इस सॉइल से होते हुए इस सॉइल से निकलेगा वो इसमें जाके मिलेगा, और चूंकि ये फुल्ली फिल्ड पहले से भरा है तो जितना वाटर इसमें जाएगा वो फिर कहाँ, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा एक ग्रेजुएटेड जार में। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं अभी हम लोग सब समझेंगे। ठीक है, तो सिस्टम क्या है कि यहाँ से हम लोग का वाटर गिरेगा, ठीक है,
इसमें वाटर भरेगा, और वाटर जो भरेगा तो ये लेवल जो है ये कांस्टेंट रहेगा। ये लेवल कांस्टेंट मतलब कि ये भी पूरा भरा हुआ हमेशा रहेगा, ये कंटेनर पूरा भरा हुआ रहेगा। या तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ओवरफ्लो, आप ओवरफ्लो टाइप का टैप लगा दोगे कि पानी इससे ऊपर जा ही ना पाए, क्योंकि हम इधर से पानी इसमें डालते जा रहे हैं, हमें हेड कांस्टेंट रखना है। तो हो सकता है कि हम पानी डालें तो ज़्यादा पानी डला जाए तो ऊपर ज़्यादा इसका लेवल चेंज हो जाए, तो उस केस में यहाँ पे एक ओवरफ्लो टैप हम लगा रहेंगे कि पानी यहाँ से निकल जाए, कोई भी ओवरफ्लो ना हो। और या तो पूरा इस कंटेनर को हम फुल्ली फिल रखें, तो जो भी वाटर एक्स्ट्रा इसको ऊपर करने की कोशिश करेगा वो बाहर की तरफ गिर जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से वाटर ऐसे फ्लो करते हुए गया, यहाँ सॉइल में अब घुसा। अब सॉइल में घुसा तो जाहिर सी बात है कि वाटर के फ्लो करने के लिए परमेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। परमिएबिलिटी यानी कि परमेबिलिटी क्या हुआ, परमेबिलिटी ही डिसाइड करेगा कि वाटर जाएगा कि नहीं जाएगा। परमेबिलिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा वाटर जाएगा, कम है तो कम वाटर जाएगा। तो ये वाटर मान लो इसकी परमेबिलिटी ठीक ठाक है, तो ये वाटर फिर क्या होगा, क्योंकि हमने कोर्स सॉइल लिया है, परमेबिलिटी ठीक ठाक ही अच्छी परमेबिलिटी है, तो ये वाटर फिर यहाँ से बह के इसमें आएगा। और जितना वाटर इस सॉइल के इस सैंपल से बाहर निकलेगा, बात समझो, सॉइल के सैंपल से जितना वाटर बाहर निकलेगा वो सारा इकट्ठा हो जाएगा इस ग्रेजुएटेड जार में। क्यों? क्योंकि ये हमने जो टैंक है वो पहले से भरा रखा है, तो जो भी वाटर आएगा वो इसमें भर जाएगा। अब जाहिर सी बात है t=0 पे हमने टेस्ट को स्टार्ट किया, t=T1 में, ठीक है, ये T1 मान लो हो गया 1 घंटा 2 घंटा जितना भी हो गया। तो ये जो t=T1 में इसमें वाटर इकट्ठा हुआ। अब इस वाटर का वॉल्यूम तो हम पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जार जो है वो ग्रेजुएटेड है, तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि कितना ml या कितना वाटर इकट्ठा हुआ। तो हमें वॉल्यूम पता चल गया, हमें टाइम इंटरवल पता है। कोर्स लेना है तो टाइम इंटरवल वही 1 घंटा 2 घंटा होगा, आधा घंटा भी हो सकता है, इस तरीके से होगा टाइम इंटरवल। तो हम अगर V1/T को लिखे यूनिट के हिसाब से, अपने तरीके से यूनिट को चेंज करें, तो वॉल्यूम बाय टी हमारा क्या हो गया, हमारा Q हो गया। और यही Q तो हमारा KIA के बराबर होता था। I जो है, I होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का, जिन दो पॉइंट्स को हम एनालाइज करें उन दो पॉइंट्स के बीच के हाइड्रोलिक हेड का डिफरेंस और दोनों के बीच का लेंथ, दोनों का जब रेशियो ले लेते हैं तो हम लोग उसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I बोलते हैं। और ए जो है, ए एरिया होता है फ्लो का, और ये एरिया क्या होता है, ये टोटल एरिया होता है, हमने पहले ही बोला था, ये होता है टोटल एरिया। तो अब देखो ये I कैसे निकलेगा, तो I निकालना बहुत ही आसान है। हमें क्या चाहिए, हमें टोटल हेड ही ना चाहिए। तो हम टोटल हेड जानते हैं कि हमारा टोटल हेड जो है वो पीजोमेट्रिक हेड के बराबर होता है। तो हम एक यहाँ पे पीजोमीटर लगा देंगे और एक पीजोमीटर यहाँ लगा देंगे। और हम ये पहले ही जान चुके हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो पीजोमेट्रिक हेड का जो भी एलिवेशन का डिफरेंस होगा वही होगा। तो ये जो हाइट होगा ये तो हमें साफ साफ दिख जाएगा। हमें इस पीजोमीटर में नेकेड आई से ये हम लेंथ का डिफरेंस पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये मान लो एच डैश है, ठीक है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स पे जो टोटल हेड है यानी कि हाइड्रोलिक हेड का जो डिफरेंस है वो एच डैश है। क्यों? क्योंकि हमने पीजोमीटर लगाया और पीजोमीटर के एलिवेशन से हमें पता चल गया, मतलब उसमें जो वाटर है उसके दोनों सरफेस या पीजोमेट्रिक हेड के डिफरेंस से हमें पता चल गया। मान लो हमारा डेटम ये है, रिलेटिव टू डेटम हमने इसे माना है। मतलब मैं छोटे में करके, मतलब हर चीज़ को पूरा खोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये डेटम है, ठीक है। तो डेटम से ये वाला हाइट हो गया h1, ये पीजोमेट्रिक हेड हो गया एक h1, और ये वाला हाइट हो गया h2, ये दूसरा पीजोमेट्रिक हेड हो गया। तो दोनों के पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस डिवाइडेड बाय यहाँ का डिस्टेंस, तो ये एल डैश है, ये भी हमें पता होगा, मेजर कर लेंगे। तो हमें एच डैश बाई एल भी पता चल गया। तो इसको हम लिख सकते हैं के एच डैश बाई एल इंटू ए क्या है, ए टोटल इस वाले सैंपल का एरिया, जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें वाटर घुस रहा है। तो ये ए भी हमें पता होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो परमीमीटर है यानी कि ये जो एपरेटस है इसको हमने क्या बोला, इसको हमने परमीमीटर बोला। तो इसका भी डायमेंशन हम लोग को पता होगा। तो हमें ए भी पता है, हमें एच डैश बाई एल भी पता है, हमें वॉल्यूम भी पता है कितना है, और हमें टाइम भी पता है कितना है। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा के निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। तो हमारा के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई क्यू बाय आई इंटू ए, ये आ गई हमारी के की वैल्यू, जिसको हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम बाय टाइम इंटू आई की वैल्यू एच डैश बाई एल और इंटू ए, मान लो अगर सर्कुलर है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4। यही हमारा हो गया के। सिंपली हम लोग का बहुत आसान तरीके से के की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें एक चीज़ गौर करने वाली है कि इसमें यहाँ पे टाइम का एक वेरिएबल आ रहा है। टाइम का वेरिएबल मतलब क्या हुआ कि टाइम जो है यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए, यानी कि ये 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा इस तरीके से होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, हम तुरंत उसकी वैल्यू लिख देंगे। बट मान लो कि हमारा सॉइल जो है फाइन सॉइल है। अब फाइन सॉइल में हम जानते हैं कि हमारी परमिबिलिटी क्या होती है, कम होती है, बहुत कम होती है परमिबिलिटी। तो जाहिर सी बात है कि इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमें क्या चाहिए, हमें तो एक क्यू चाहिए कि हमारा वाटर कितना जमा हो रहा है और कितना टाइम में जमा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर हमारा फाइन सॉइल है उसकी परमिबिलिटी कम है तो ये क्यू भी बहुत कम होगा और ये टी भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बहुत कम क्वांटिटी ऑफ वाटर को यहाँ इकट्ठा होने में। हो सकता है 5 दिन 6 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाए। तो इसीलिए फाइन सॉइल के केस में हम लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते वो समझ गए, क्योंकि टाइम बहुत लग सकता है
और या तो इस ग्रेजुएटेड जार में क्यू की वैल्यू बहुत कम आ सकती है। तो क्यू की वैल्यू चलो कम आएगी तो हम उसको तो मेज़र कर ही लेंगे, बहुत भी कम है तो अगर ग्रेजुएशन उस तरह का है तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं। बट अगर टाइम हमारा 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगे तो उतने टाइम तक आपको लगता है मतलब पॉसिबल थोड़ा नहीं होगा, इसीलिए हम लोग कोर्स सॉइल के लिए इसका यूज़ करते हैं, फाइन सॉइल के लिए इसका यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये हम लोग का होता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन उठते हैं इसी हमारे जो हमने अभी समझा उसमें, कि पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि यार ये जो एल डैश लिया है और ये जो हमारा सैंपल है एल लेंथ का, ये हमारा एल है और ये एल डैश है, तो हमने एल डैश को एल से कम क्यों लिया, यानी कि जो हमारे पीजोमीटर लगाया वो क्यों नहीं यहीं पे लगा दिया जहाँ से हमारा सैंपल स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है। तो इसका जवाब ये है कि जो भी वाटर का फ्लो होता है उसके कारण जो फाइन्स होते हैं, ठीक है यहाँ लिख दो, जो सॉइल में फाइनर पार्टिकल्स होंगे, फाइन्स होंगे, उनकी टेंडेंसी होगी एक्यूमुलेट होने की, एक्यूमुलेट एट द एंड, यानी कि ये जो एंड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे जो फाइन सॉइल है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, उसकी टेंडेंसी रहती है एक्यूमुलेट होने की। तो जाहिर सी बात है उस केस में उस पार्ट का परमेबिलिटी जो है वो अलग होगा, तो एक तरीके की नॉन होमोजिनिटी वहाँ पे आ जाएगी। इसीलिए हम लोग बीच वाले जनरल में जो हमारा सॉइल सैंपल मान लो ये है, तो हम लोग इसके बीच वाले पार्ट में अपने इसको पीजोमीटर को घुसाते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये था और उसका आंसर ये हो गया कि क्यों हम लोग एल डैश इक्वल टू एल नहीं लेते। दूसरा चीज़, सॉइल जो है वो हमारा हमेशा सैचुरेटेड होना चाहिए, यानी कि सॉइल सैंपल शुड बी सैचुरेटेड। ठीक है, ऐसा क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि भाई साहब हम लोग परमेबिलिटी को चेक कर रहे हैं, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर थ्रू कंटिन्यूअस इंटरसेक्टिस या थ्रू चैनल, यानी कि चैनल में से लगातार वाटर पास हो रहा है, कितना हो रहा है। अगर वो फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है तो सबसे पहले तो वो वॉइड को फिल करेगा। ठीक है, मान लो समझने के लिए देख लो कि एक वॉइड है, अब पहले ये वाटर इस वॉइड को फिल करेगा फिर ना ये फ्लो करेगा, तो उस केस में ये जो टाइम वाला एलिमेंट है ये तो एक्स्ट्रा टाइम हमें पता, ये जो टाइम है ये क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा कुछ गेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले पानी उस वॉइड में भरेगा फिर फ्लो करेगा, इसीलिए के की वैल्यू जो है वो हम लोग की अलग आएगी। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि पहले सॉइल को सैचुरेटेड करते हैं कि भाई सॉइल हमेशा हमें सैचुरेटेड है और हम वाटर को उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर पास कर रहे हैं वो फ्लो करते हुए निकले और उसको हम लोग टेस्ट करें। इसी कारण से क्योंकि वॉइड में वाटर फिल होगा तो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा क्यू के लिए, जो वाटर इकट्ठा हो रहा है वो ज़्यादा टाइम में इकट्ठा होगा क्योंकि पहले वॉइड्स फिल होंगे और फिर फ्लो होगा। इसीलिए जो परमेबिलिटी की वैल्यू है वो हम लोग की फिर क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। तो इसीलिए हम लोग सॉइल हमेशा सैचुरेटेड लेते हैं। सॉइल को सैचुरेट करने का बहुत सा तरीका होता है, बहुत सा तरीका होता है कि हमारा जो है हम सॉइल जो है हमारा सॉइल सैंपल जो है उसको लिया, ये हमारा सॉइल सैंपल है, मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे सैचुरेट करते हैं। सॉइल सैंपल है और ये हमारा परमीमीटर है यानी कि एपरेटस है। तो इस परमीमीटर को पहले ही वाटर से फिल कर दो, तो हमने इसको पहले वाटर से फिल कर दिया और फिर इस सॉइल को इसमें डाल दो। तो उस केस में क्या होगा, हम सॉइल को डालेंगे वाटर में तो अपने आप वो सैचुरेटेड हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि आप वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कराएं, यानी कि ये जो है बेस में वाटर है, यहाँ से आप वाटर को ऊपर की तरफ फ्लो कराएं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी वाटर हमारा सैचुरेटेड हो जाएगा। तीसरा तरीका ये हो गया कि आप एक वैक्यूम प्रेशर अप्लाई कर दो, लगभग 700 mm ऑफ मरकरी का हम लोग वैक्यूम प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब वैक्यूम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वाटर का फ्लो होगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर और पूरे सॉइल सैंपल को फिल कर देगा। तो ये जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ तरीका यही है कि सॉइल हमारा सैचुरेटेड होना चाहिए। और उसको सैचुरेट करने का तरीका, पहला तरीका कि जो भी हमारा सॉइल सैंपल है उसको आप परमीमीटर में डाल दो जिसमें पहले से वाटर हो। दूसरा तरीका ये है कि अपवर्ड फ्लो करा दो वाटर का। तीसरा तरीका यह है कि आप उसमें एक वैक्यूम प्रेशर लगा दो। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था और उसका जवाब हो गया। पहला फाइन से एक्यूमुलेट करते हैं इसलिए एल अलग लेते हैं, सॉइल जो है वो हमारा हमेशा सैचुरेटेड होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो समझ गए, कैसे करेंगे वो भी समझ गए, कैसे करेंगे वो भी समझ गए। तीसरा ये है कि जो हमारा वाटर हम डाल रहे हैं, यानी कि ये वाला जो वाटर हम डाल रहे हैं इस सॉइल में, ये जो वाटर हम डाल रहे हैं ये वाला वाटर, इसका जो टेम्परेचर है कहाँ गया, हाँ, जो हमारा वाटर हम डाल रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परमिएटिंग वाटर, इसका जो टेम्परेचर है वो हायर होना चाहिए देन द सॉइल सैंपल या देन द सॉइल सैंपल, यानी कि जो सॉइल सैंपल का टेम्परेचर है उससे जो हमारा परमिएटिंग वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखो इस केस में क्या होगा कि जो एयर का रिलीज है उसको ये प्रिवेंट कर देगा। ठीक है, एयर रिलीज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के दौरान एयर रिलीज नहीं होगा और जैसे जैसे हमारा वाटर ठंडा होगा तो वो क्या करेगा कि उस एयर को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि एज वाटर
क्योंकि हमने वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा रखा, तो वो टेम्परेचर फिर धीरे धीरे घटेगा, तो एज वाटर कूल्स इट विल एब्जॉर्ब एयर, यानी कि वो एयर को एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए हमारा एयर रिलीज नहीं होगा। तो ये दूसरा तीसरा पॉइंट हो गया कि जो परमिटिंग वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो यही सब हमारा क्या बोलते हैं पॉइंट्स होता है जो कि इस पूरे टेस्ट में आता है। ठीक है, हम मैं इस टेस्ट का एक पीडीएफ भी डाल दूंगा जिसमें पूरा डिटेल वे में लिखा होगा कि मतलब इस, जैसे मैंने टेस्ट को तो ऊपर ऊपर ना समझाया, अब इसमें यहाँ पे एक एयर रिलीज वाल्व रहता है, उसका क्या काम रहता है, लेकिन बट उतना डिटेल में कोई भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पे जैसे एयर रिलीज वाल्व होता है, एयर रिलीज वाल्व होता है, फिर ड्रेनेज कैप होता है। तो अपने लाइव क्लास में तो हम सब पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे उतना लंबा वीडियो डाल नहीं सकते, इसीलिए पीडीएफ अगर हो सकेगा तो मैं डाल दूंगा कि सब उसमें सारा पॉइंट्स बताया जाएगा। बट ये जितना अभी बताया ये मोर देन एनफ है जाने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया पहला टेस्ट जिसको हमने कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट बोला।